Dear students, I welcome you all on your favorite YouTube channel, that is Success in Commerce by Jain Sir, and we are discussing Principles of Management, 12th class Business Studies, and in previous video we have discussed first 5 principles of Henry Fayol. In this video we will discuss next 5 principles. See, first one is subordination of individual interest to general interest, then remuneration of employees, centralization and decentralization, principle of scholar chain, and principle of order. So we will discuss these 5 principles in detail. See, first, subordination of individual interest to general interest. Subordination means sacrifice of individual interest, means अपना हित, to general interest means organizational interest. Interest means hit, means an employee in an organization have 2 types of interest. means एक एम्प्लॉय के जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसके 2 इंटरेस्ट हैं, 2 हित हैं उसके अपने. पहला है उसका अपना हित, दैट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका अपना इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि भाई उसको मैक्सिमम सैलरी मिले और काम उसको कम करना पड़े, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या है, मैक्सिमम आउटपुट एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट. तो ये 2 इंटरेस्ट जो हैं, इनमें कौन सा इंटरेस्ट सुप्रीम है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है. मीन्स जब कभी इन दोनों इंटरेस्ट में क्लैशेस हो जाएं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो प्रेफरेंस किसको देनी है, वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी है. मीन्स अपने इंटरेस्ट को छोड़कर संस्था के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा. सो अ मैनेजर शुड नॉट फॉल इनटू द टेम्पटेशन ऑफ मिसयूजिंग हिज पावर्स एट द कॉस्ट ऑफ लार्जर जनरल इंटरेस्ट. मीन्स एक मैनेजर को कभी भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिसमें ज़्यादा हित हैं, मीन्स ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनके हितों का नुकसान होगा. ऐसा एक मैनेजर को नहीं करना चाहिए. मीन्स ही हैज़ टू सबऑर्डिनेट हिज पर्सनल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट. सो अकॉर्डिंग टू Fayol, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee. Means जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट हैं उनको प्रायोरिटी देनी होगी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से. फर्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड देन पर्सनल इंटरेस्ट. Then next one is remuneration of employees. We will discuss it with an example. See, in this picture there is a superior and second one is subordinate. Subordinate comes to his superior and says that, sir, I want a salary of 50,000 per month. मीन्स सबॉर्डिनेट कहता है अपने बॉस को, अपने सुपीरियर को, कि मुझे हर महीने 50,000 रुपये की सैलरी चाहिए, और सुपीरियर कहता है कि भाई हम तो आपको बस 40,000 ही दे सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी 50,000 की नहीं है, हम आपको सिर्फ 40,000 ही दे सकते हैं. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, the overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. means जो एक एम्प्लॉय को पेमेंट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सैलरी वो फेयर होनी चाहिए
फेयर फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इतनी सैलरी हो कि भाई एम्प्लॉय को जो है अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रीजनेबल मेंटेन हो जाए। मीन्स जिस लेवल की उसकी पोस्ट है उस लेवल के अकॉर्डिंग उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो जाए, और साथ के साथ वो उस ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंडर भी हो। तो इस तरह से रेम्युनरेशन इट मस्ट बी जस्ट एंड फेयर। इससे होगा क्या, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छे रिलेशन भी बने रहेंगे और कोई क्लैशेज नहीं होंगे, कोई झगड़े नहीं होंगे, और एक कंजीनियल एक बढ़िया एटमॉस्फेयर काम का बना रहेगा। दिस इज रेम्युनरेशन ऑफ। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सी there is a CEO, chief executive officer in a company, and see in this diagram this CEO have 4 subordinates, say A, B, C and D. Now you see the direction of these arrows in this diagram. These arrows are moving towards CEO, means all the powers are in the hands of chief executive officers. Means the subordinates are not free to give any, they are not free to take any decisions. All the decisions will have to be taken by the chief executive officer. Means the powers are concentrated in the hands of chief executive officer. This is called centralization of power. Okay, then consider another situation. This is CEO. Now he has 3 subordinates. One is purchase manager, then second one is production manager, and third one is marketing manager. Then again that means CEO have distributed his authority to 3 subordinates, 3 managers. Then again purchase manager also have 2 subordinates, production manager also have 2 subordinates, and marketing manager also have 2 subordinates. For purchase A and B, for production C and D, and for marketing E and F. So you can see the powers, authorities are distributed up to the last level of the management. This is called decentralization. Means powers का बंटवारा, विकेंद्रीयकरण। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर कंसंट्रेट होगी और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर बिखर जाएगी, बट जाएगी। तो इससे होगा क्या, एम्प्लॉइज की इंपॉर्टेंस उस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज। ओके, सो सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स वो पावर जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जाएगी। तो आपने उस डायग्राम में देखा था सेंट्रलाइजेशन वाले में कि भाई जो सारी पावर हैं वो किसके पास हैं, सीईओ के पास थी। तो इससे जो सबऑर्डिनेट्स थे ए बी सी डी, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। सो इट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स जो पावर है, अथॉरिटी है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मैनेजमेंट के सभी लेवल्स में। मीन्स टॉप लेवल के पास भी कुछ अथॉरिटी होगी, मिडिल लेवल के पास भी कुछ अथॉरिटी होगी, और फिर लास्ट में जो ऑपरेशनल लेवल है उनके पास भी अथॉरिटी होगी। इससे हुआ क्या, इट इंक्रीजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्यूल क्या कहता है, कहता है कि भी ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो। सो फ्यूल सजेस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, सारी की सारी पावर एक ही हाथों में हो जाएगी, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में हो जाएगी, तो वो ओवरबर्डन भी हो जाएंगे और वो अथॉरिटेटिव भी हो जाएंगे। दोनों ही सिचुएशन में नुकसान है। काम नहीं पूरा होगा, ओवरबर्डन होगी तो सारे डिसीजन उनके पास होंगे, तो डिसीजन डिले हो जाएंगे। और
डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कम हो जाएगी और सारे डिसीजन जो हैं वो नीचे तक जाएंगे, बट जाएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स जो की अथॉरिटी है, जो की डिसीजंस हैं, क्रूशियल डिसीजंस हैं, जिसका इंपॉर्टेंस, जिसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा, वो टॉप मैनेजमेंट को लेने चाहिए। और रूटीन के जो डिसीजंस हैं वो मिडल और लोअर लेवल को लेने चाहिए। सो यू सी इन दिस डायग्राम, top level, middle level and operational level of management. These are three levels of management. Top level, it must have vital decision making authority, means some part of centralization. And then middle and operational level will have operational authority, means जो रूटीन के काम है, जो चलते हुए काम हैं, उनका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं पड़ता है, वो डिसीजन जो है मिडल और ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट लेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन है क्या? इट रेफर्स टू द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी और द चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोअर रैंक। मतलब ये है कि जैसे चेन होती है ना, चेन, उस चेन में मोती भी हो सकते हैं, उस चेन में कुछ लगी भी हो सकती हैं, तो वो हर एक मोती एक सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट को शो करता है। तो जो चेन है वो एक फॉर्मल लाइन हो गई अथॉरिटी की, जिसमें क्या होंगे, सुपीरियर्स होंगे फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक। See what Fayol says. Fayol said that an organization should have a chain of authority, means हर organization के पास एक authority की hierarchy होनी चाहिए, एक chain होनी चाहिए, means superior subordinate relationship होना चाहिए, and communication that run from the top to bottom should be followed by managers and the subordinate. और जो कम्युनिकेशन होगा वो टॉप से बॉटम होगा और इसको सभी मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट फॉलो करेंगे। मींस कम्युनिकेशन जो होगा वो इस चेन के थ्रू ही होगा, ये फेयोल का कहना था। सी इन दिस डायग्राम देयर आर टू चेन। अजय इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी। इन फर्स्ट चेन he has three subordinates, Balbir, Chetan and Dheeraj. In this chain, Dheeraj is the lowest rank manager. In second chain, again Ajay have three subordinates, Ekta, Farhan and Garima. So Garima in second chain is the lowest rank manager. Now the communication will flow through this chain. For example, if Dheeraj has to communicate with Ajay, then firstly Dheeraj have to communicate to Chetan, then Chetan forward this message to Balbir, and then Balbir will forward this message to Ajay. If Ajay has to communicate to Garima, then Ajay will forward his orders and instruction to Ekta, then orders and instruction will be forwarded by Ekta to Farhan, and then Farhan will forward it to Garima. Means this chain will be followed in every cases. If Dheeraj has to communicate to Garima, then what will happen? See, Dheeraj will communicate to Chetan, then Chetan to Balbir, Balbir to Ajay, Ajay to Ekta, Ekta to Farhan, and Farhan to Garima. Now you are confused that if the two managers Dheeraj and Garima have to communicate each other, then this
chain is too long and message will be delayed. इस कॉलर चेन से मैसेज जो पास होगा वो तो डिले हो जाएगा. अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उस केस में तो ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो क्या सॉल्यूशन है? इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उस केस में फ्योल ने कहा कि आप गैंग प्लैंक का यूज करें. अब ये गैंग प्लैंक क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट. धीरज और गरिमा के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा. और ध्यान रखना ये कब होगा? जब इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, डिसीजन अर्जेंट लिए जाएंगे और सेम रैंक के ऑफिसर या मैनेजर ही गैंग प्लैंक यूज कर सकते हैं. सी these dotted lines connects Dheeraj and Garima, so it is the shortest route, shortest way through which Dheeraj and Garima can communicate. Otherwise, if they follow proper channel, they follow scholar chain, then lots of managers come in between, communication will delay and advantage can be forgiven. So scholar chain will have no benefit in that case. Gangplank will be used. Okay, so gangplank is a direct communication or the shortest route in scholar chain which permits two persons at the same level to communicate directly with each other. ये गैंगप्लैंक क्या हो गया? देखो, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया और सबसे छोटा रूट है. देख लो, आप किसी भी रूट से देख लो, उन सबसे छोटा रूट जो है वो यही है. और जो दो पर्सन्स, दो मैनेजर्स जो सेम लेवल के होंगे उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करने को देगा. दिस इज गैंगप्लैंक. इसको हम एक्सेप्शन ऑफ स्कॉलर चेन भी कह सकते हैं. So gangplank is the exception of principle of scholar chain. Next one is principle of order. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑर्डर मीन्स आदेश देना, पर यह प्रिंसिपल आदेश देने से संबंधित नहीं है. आप इस पिक्चर में देखें, एम्प्लॉइज एक फिक्स प्लेस पर बैठे हैं, उनके पास कुछ ड्रॉर्स हैं, उन ड्रॉर्स में सामान रखा हुआ है, वो कुछ बना रहे हैं. बनाने के लिए जो भी उनके पास उनको मटेरियल चाहिए वो देखो फिक्स है, फिक्स प्लेस पर रखा हुआ है. उनको बनाते टाइम आसानी से वो उसको उठा सकते हैं, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा. और जब भी वो काम करके जाएंगे तो उन मटेरियल को, उस टूल्स को उनकी जगह पर रखकर ही जाएंगे. तो यहाँ ऑर्डर मीन्स व्यवस्था, सुनियोजित व्यवस्था. जहाँ जिसका प्लेस है उसको वहीं पर रखना. इससे ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी. यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है. सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स प्लेस. मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ के लिए एक फिक्स प्लेस होना चाहिए और वो चीज़ अपने उसी प्लेस पर होनी चाहिए. अब ये ऑर्डर जो है मीन्स व्यवस्था जो है वो दो चीज़ों की हो सकती है. वो हो सकता है आपका मटेरियल के लिए, टूल्स के लिए, मशीन्स के लिए, उसे हम बोलेंगे मटेरियल ऑर्डर. और दूसरा हमारा होगा मैंस के लिए मीन्स एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए, उसे बोलेंगे सोशल ऑर्डर. तो दो ऑर्डर हो गए हमारे. अब ये दोनों ही जो हैं, चाहे वो मशीन्स हों, टूल्स हों, मटेरियल हो और चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, अगर वो अपने जगह पर होंगे तो उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, ज़्यादा काम हो पाएगा
और वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगी? क्योंकि देखो कॉस्ट कम हो जाएंगी, वेस्टेजेस कम होंगी, टाइम भी बचेगा, क्योंकि सामान जो उसको चाहिए बनाने के लिए वो वहीं उसके आसपास ही रखा होगा, टूल्स उसके गुम नहीं होंगे, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सबके लिए एक फिक्स जगह है, वो वहीं से उनको उठा लेगा। ठीक है ना। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप कभी किसी वर्कशॉप में गए होंगे, ऑथराइज एजेंसी, सपोज आपके पास एक कार है, मान लो आपके पास मारुति की कार है या फोर्ड की कार है, तो आप जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए जाएंगे तो वहाँ का जो स्टोर डिपार्टमेंट है उसको देखना, वहाँ पर जो मटेरियल है उसका एक फिक्स प्लेस है, ड्रॉर्स हैं, उस ड्रॉर्स में छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं, नट बोल्ट से लेकर बड़ा पार्ट भी रखे होंगे, और हर पार्ट का एक नंबर होगा। वो कंप्यूटर में नंबर फीड कर रखे हैं। आपको कोई पार्ट चाहिए, वो पार्ट जो है उसका नंबर होगा, वो नंबर उसमें डालेंगे और वो पार्ट का पता लग जाएगा कौन सी शेल्फ में, कौन सी ड्रॉर में रखा हुआ है, और वो स्टोर कीपर जो है वहाँ से उसको लाकर आपको दे देगा। अगर मान लो वो जो सारा जो पार्ट्स हैं स्टोर में, अगर उनकी कोई एक व्यवस्था ना होती तो क्या होता, उसको ढूंढना पड़ता, और ढूंढने में वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि पार्ट तो है पर उसको नहीं मिलेगा और वो मना कर देगा कि हमारे पास स्टोर में पार्ट अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, एफिशिएंसी भी घट रही है, वेस्टेज भी हो रही है, टाइम भी खराब हो रहा है। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो these are the next 5 videos, and remaining 4 videos we will discuss in next topic. I hope you have liked this video. If you like this video, please do subscribe my channel so that you can get updates and you can get new videos on your YouTube channel. Thank you and have a nice day.